गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट की, जिसमें मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ मेरे पास ओल्ड बुक है। ओल्ड बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 48 मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। मेरे को आपको सारा आइटम वाइज बताना है कि कौन सी चीजें कहाँ जाती हैं। मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा ये क्वेश्चन क्या है। आप अपनी न्यू बुक में चेक कर लीजिएगा कि इसका जो बैलेंस शीट टोटल है वो 37,80,000 है। लीना, मदन एंड नरेश इसमें पार्टनर है और बैलेंस शीट टोटल जो है वो 37,80,000 है। ओल्ड बुक इलस्ट्रेशन नंबर 48। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीना, मदन एंड नरेश वो पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। ये इनका ओल्ड रेशियो है 2:2:3। ऑन 31st March 15 बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। इसके ऊपर मैं चेक करता हूँ एडजस्टमेंट क्या है। जी हाँ, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 10 लाख थी बच्चों, अब वो 2,40,000 से एप्रिशिएट हो गई। तो नई बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग प्रेजेंट की जाएगी वो 1,240। और क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर हमको प्रॉफिट हुआ है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा 2,40,000। रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे 2,40,000। इसकी अगर जनरल एंट्री पास करनी होती तो एंट्री होती लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहली एडजस्टमेंट थी, पहला पार्ट था हमारा। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट है मशीनरी 5 लाख की, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% से मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, तो 50,000 से डेप्रिशिएट हो रही है। और नई बैलेंस शीट में मशीनरी आ जाएगी 4,50,000 की। नई बैलेंस शीट में मशीनरी आ जाएगी 4,50,000 की। तो आफ्टर मशीनरी नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर 7 लाख का है और एज सच इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ये फर्नीचर 7 लाख का था, मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है। और एडजस्टमेंट नंबर सेकंड अगर हम बात करें, धीरे धीरे बात करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो क्या लिखते हैं? 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना है कि रिटायर कौन हो रहा है। मैं क्वेश्चन में पढ़ पा रहा हूं कि मदन रिटायर हो रहे हैं। मदन रिटायर हो रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। पार्टनर जब भी बिजनेस से कुछ एसेट लेके जाता है तो क्योंकि वो रिसीवर है तो उसको हम डेबिट करते हैं। हमारे पास से इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो अगर पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो मैं इसकी एंट्री पास करूंगा, क्योंकि मदन लेके जा रहा है तो इसकी जनरल एंट्री पास होगी। मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये मदन के डेबिट साइड पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम से। मदन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाफ इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 1 लाख की। हाफ इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं 1 लाख की। व्हाट अबाउट रिमेनिंग हाफ? उसके बारे में कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो रिमेनिंग हाफ एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगी। इसके ऊपर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। आधी इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया, उसके अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दी, और आधी एज इट इज बची है वो हमने बैलेंस शीट में एज इट इज दिखा दी। अच्छा, बाई चांस लिखा होता 1% लिखा होता रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 90,000, बाकी जो इन्वेस्टमेंट 90,000 की रहेगी, तो यहाँ 90 आता। और क्योंकि 10 का लॉस हो रहा है, 1 लाख की चीज अगर 90 की रहेगी, वो कह रहे कि 90 की रहेगी, तो वो रिवैल्यूएशन में जाता है। बट ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट। जी हाँ, 5th वाली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन दी बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस पे दिखाया जाना है, जो कि बुक वैल्यू से 1 लाख कम है, यही 7 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी हमको 1 लाख का लॉस हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी हमको 1 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है जी। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हैं 4 लाख के। सन्ड्री डेटर्स हैं 4 लाख के। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 4th है। एक एडजस्टमेंट नंबर 3rd भी है, बट वो पर्टिकुलरली डेटर्स के ऊपर नहीं है। वो क्या एडजस्टमेंट, मैं इसके बारे में लेटर ऑन बात करूंगा। बट 4th एडजस्टमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर हमको 5% का प्रोविजन बनाना है। तो जो 4 लाख के डेटर्स है उसके ऊपर प्रोविजन बन रहा है 5%, यानी 20,000। अब डेटर्स कितने के बच गए हमारे पास? 3,80,000। एक बार वापस है, डेटर्स 4 लाख के थे, 5% का प्रोविजन बनाना 20,000, जो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर आ जाएगा और साथ साथ डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज बैंक। बैंक अकाउंट में अलग से बना रहा हूं। बैंक बैलेंस 80,000। बैंक बैलेंस 80,000। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एसेट साइड पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट लॉस का बैलेंस होगा, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो।
तो रेशियो है हमारा 2:3, रेशियो है 2:3 और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 लाख। तो कोई ऑड फिगर 28,571 and 42,858 ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि 1 लाख रुपीस था उसको हमने तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2:3 यानी 2/7, 2/7 एंड 3/7। ये आपको करना होगा। तो एसेट साइड हमारी खत्म हो जाती है। अब हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो एज इट इज। सेम एज बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये भी एज इट इज। देन लॉन्ग टर्म डेट्स एज इट इज। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये भी एज इट इज। इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं ये एज इट इज आ जाएंगे। और फिर उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस है। बैलेंस बीडी लीना का है 12,50,000 देन 8 लाख और नरेश का है 10,50,000। तो ये हमने पूरी बैलेंस शीट नोट कर ली थी। जो जो आइटम जहां जहां आने थे हमने नोट कर ली है। अब देखते हैं नीचे से एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मदन रिटायर हुए हैं, पहली एडजस्टमेंट हमने कर लिया, सेकंड भी हमने कर लिया, थर्ड एडजस्टमेंट देखिए बहुत अच्छी सी एडजस्टमेंट है और इसके दो पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। देखते हैं। An old customer Mohit, whose account was written off as bad debt, had promised to pay ₹7,000 in settlement of his full debt of ₹10,000. हमारे एक पुराना कस्टमर मोहित जिसका अकाउंट हम क्लोज कर चुके थे एज बैड डेट्स कि भाई ये पैसा नहीं देगा, 10,000 रुपए थे, अकाउंट क्लोज कर चुके थे, हैड प्रॉमिस टू पे ₹7,000 और कह रहा मैं 7,000 रुपए दे दूंगा, मैं आपको 7,000 रुपीज दे दूंगा। यहाँ पे दो बातें आती हैं, क्या उसने 7,000 दे दिए या वो अभी सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है। अगर तो उसने 7,000 रुपीज दे दिए होते, अगर उसने सच में 7,000 रुपीज दे दिए तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, देन इट इज ट्रीटेड एज बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब एक ऐसा पैसा जो हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके थे एज बैड डेट्स अब रिकवर हो रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट है और पैसा आ भी रहा है। तो मैं इसकी सीधा सीधा एंट्री पास, वैसे आपने कभी इसकी एंट्री देखी हो तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड या बैंक अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मैं अगर ये वाली एंट्री होती तो मेरे को इसको प्रॉफिट की तरह भी कंसीडर करना है, तो मैं इसकी एंट्री क्या पास करता, वैसे दो एंट्रीज भी बन सकती थी, मैं एक ही एंट्री पास करता, बैंक के डेबिट साइड पे दिखाता क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और दूसरा क्योंकि ये मेरे लिए प्रॉफिट है इसलिए मैं रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे दिखाता, रीवैल्यूएशन, और दोनों तरफ बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से दो एंट्री क्या बनती, बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंड देन बैड डेट्स रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन। ये तब जब वो पैसे दे देता, बट अभी क्या लिखा है, मोहित an old customer whose account was written off as bad debt had promised to pay ₹7,000। वो कह रहा है कि मैं आपको 7,000 रुपए दे दूंगा, 7,000 रुपए दे दूंगा। यहां भी दो अलग अलग ओपिनियन हो सकती हैं। कई लोग सोचते सर वो कह रहे हैं ना 7,000 रुपए दे देगा, तो दे देगा ना वो, तो जब वो कह रहा है दे देगा तो उसको फिर से हम डेटर बना देते हैं 7,000 से, तो उसका इफेक्ट फिर सीधे सीधे डेटर्स में जाता। तो डेटर्स अगर मेरे पास देखे जाए तो 4 लाख के थे, पहले ये मोहित वाला अमाउंट उसके अंदर मैं ऐड कर देता, 4,07,000 रहता, फिर मैं उसके ऊपर प्रोविजन बनाता, तो बड़े कॉम्प्लिकेशन थे। मेरा सीधा सीधा पॉइंट ये है कि एक ऐसा कस्टमर जो ऑलरेडी बैड डेट्स हो चुका है, जिसका अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, अभी वो सिर्फ हमको प्रॉमिस कर रहा है, मैं उसके ऊपर कैसे विश्वास कर लूं जब तक कि वो रिटर्न में मेरे को नहीं दे देता है, या जब तक कि वो मेरे को एक्चुअल पैसा नहीं देता, मैं कैसे विश्वास कर लूं। क्लास 11 का एक प्रिंसिपल मुझे याद आता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट मत मानो जब तक कि वो सच में पैसा ना दे दे। तो अभी मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करने वाला हूं, मैं भूल जा रहा हूं इसलिए एडजस्टमेंट, मुझे कुछ करना ही नहीं है अनटिल अनलेस वो मुझे पेमेंट नहीं कर देता है। अगर वो पेमेंट कर देगा तो जी हाँ बैंक बैलेंस बढ़ेगा और साथ साथ मेरे लिए प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। बट अगर वो पेमेंट करने का भी सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है तो दो अलग अलग ओपिनियन है। मैं पहले वाले के साथ में जाना चाहूंगा जो कहते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि जब तक वो पेमेंट के लिए कोई रिटर्न में ना कह दे या सच में ना दे दे आप उसको कंसीडर मत करो। बट दूसरे जो लोग हैं उनकी क्या ओपिनियन है कि अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो मान लो ना यार कि वो दे देगा, तो उस केस में हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, मोहित नाम के डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स का अमाउंट जो कि इनिशियली 4 लाख रुपए था वो 4,7 हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा आ जाएगी। छोड़ दो ना उसको यार, इतना करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट का हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है।
फिर फोर्थ एडजस्टमेंट कर चुके हैं, फिफ्थ कर चुके हैं, सिक्स एडजस्टमेंट उस दिन इसी वाली एडजस्टमेंट के ऊपर थोड़े बात भी होगी थी हमारी, गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का बच्चा बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है। मैं हमेशा बात करता हूं कि जो भी पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। यहाँ पे रिटायर हुआ मदन, मदन का शेयर ऑफ गुडविल जो है 2/7, 2/7 मदन का शेयर ऑफ गुडविल 2/7 ऑफ 560, यानी मदन को इतनी गुडविल मिलेगी। 2/7 ऑफ 560 160, मदन को इतनी गुडविल मिलेगी। और देगा कौन? कौन देगा? बाकी के पार्टनर्स देंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। यहां न्यू रेशियो गिवन है, तो बच्चों जब भी कभी न्यू रेशियो गिवन होगा तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने यहां लिख के रखा है। ओल्ड रेशियो 2/2 3 यानी 2/7 3/7 और 2/7 2/7 एंड 3/7। न्यू रेशियो 3:2 है बिटवीन लीना एंड नरेश, तो 3/5 एंड 2/5। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जब मैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने लगा तो लीना का तो गेनिंग रेशियो आया 11/35, बट नरेश का जो गेनिंग रेशियो आया वो नेगेटिव आया। नरेश का जो गेनिंग रेशियो आया वो नेगेटिव आया। तो इन केस अगर गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए तो इट मींस उसको गेन हुआ नहीं, बल्कि उसको तो सैक्रिफाइस हुआ, तो उसको गुडविल देनी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट उसको गुडविल मिलेगी, उसको गुडविल मिलेगी। अब ये कैसे मिलेगी देख लेते हैं। तो इन साहब का सैक्रिफाइस कितना हुआ? 1/35। पूरी फॉर्म की गुडविल 5,60,000। तो एक बार मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं। 5,60,000 ये आता है 16,000। तो नरेश को भी गुडविल मिलेगी जी 16,000। और ये सारी गुडविल कौन देगा? लीना देगी। 11/35 ऑफ 560 176। ये बड़ी स्मार्ट एंट्री थी गुडविल की। ये केस क्या है? नॉर्मली जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको गुडविल देते हैं बाकी के पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में, तो बाकी के पार्टनर्स डेबिट होते हैं नॉर्मली। बट यहां पे पॉइंट क्या हुआ कि जो एक कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको भी सैक्रिफाइस हो रहा है, यानी उसको भी गुडविल मिल रही है, उसको भी गुडविल मिल रही है। तो अब मैं इसकी पोस्टिंग करने वाला हूं। लीना के डेबिट में मदन एंड नरेश, मैं एक साथ लिख रहा हूं। कितना अमाउंट? 176। और यहां पर लीना, मदन को 160 और नरेश को 16,000। दिस इज फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल के लिए है। फिर टोटल कैपिटल ऑफ दी, अच्छा लास्ट की कुछ एडजस्टमेंट करने से पहले जो भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स या लॉसेस है पहले वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैं यहां देख रहा हूं 240 टोटल, 170,000 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। 20,000 20,000 30,000 क्योंकि इनका रेशो 2:2:3 था। तो ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है जो यहां आ जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट 20 20 30, ठीक है जी। उसके बाद मैं करने जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 7। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म विल बी 32 लाख, 32 लाख होने चाहिए, विच विल बी इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट रेशियो ऑफ लीना एंड नरेश। मतलब सिंपल वर्ड्स में कह रहा है कि नई फॉर्म की जो कैपिटल है वो 32 लाख होनी चाहिए, जो कि लीना और नरेश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 की रेशियो में। 640 12 80 और 1920 1920 आ जाएगा लीना का। इतनी कैपिटल इनकी होनी चाहिए। ये नई फर्म की कैपिटल हमको ऑलरेडी गिवन है कि 32 लाख रुपीज होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट रेशियो व्हिच इज 3:2 एक्चुअली। तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो लीना की कैपिटल होनी चाहिए 19,20,000 और नरेश की कैपिटल होनी चाहिए 12,80,000। अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो वो डिफरेंसेस हमको बैंक के थ्रू फिल करने हैं। तो देखते हैं तो बच्चे कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं। मैं इस साइड का टोटल कर रहा हूं, पहले डेबिट साइड का इसका टोटल बड़ा लग रहा है मेरे को। 1920 20 96 21 24 571 21 24 571 21 24 571, जबकि इस तरह का टोटल है 12,70,000। इसका मतलब इसको पैसे लेकर आने हैं 8,54,571 854,571।
बैंक के थ्रू, ये पैसे लीना को लेकर आना पड़ेगा। ये अमाउंट कैसे आया है, मैंने टोटल किया डेबिट साइड का टोटल किया, में से मैंने इसको माइनस किया, तो इतना शॉर्टफॉल आ रहा था। ये शॉर्टफॉल जो वो लेकर आ रही है वो बैंक के डेबिट साइड पे आ जाएगा 854571, ये हुआ लीना का। अब नरेश की बात कर लेते हैं। नरेश का बैलेंस टोटल आ रहा नहीं, सॉरी बैलेंसेस आ रहे हैं 1280 एंड 42 13 22 858 13 22 858 और वहां है 1080 1096, तो इसको पैसे लेकर आने हैं 226 858 226 858। ये कौन, नरेश 226 858। तो ये दोनों पैसे लेकर आ रहे हैं, इनका पैसा इतना कम पड़ रहा था। ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर 7 डील की है। अच्छा, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 8 मिलते हैं। अमाउंट ड्यू टू मदन was settled by accepting a bills of exchange in his favor payable after 4 months। क्या कहते हैं, जितना पैसा मदन को देना है अभी तो नहीं दे पाएंगे हम, या है भी तो भी नहीं दे पाएंगे जब तक कि लिखा नहीं है। कहते हैं जितना पैसा देना है वो सेटल करना है बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो 4 महीने बाद देंगे, तो वो हमारे लिए बिल्स पेबल है। तो मैं देखो जरा मदन का अमाउंट ड्यू कितना है, इसके लिए भी वही करना पड़ेगा। टोटल ऑफ क्रेडिट 8960 980 980 में से 128,571 माइनस किया, तो इसका बच गया 851,429। ये बिल्स पेबल है। नॉर्मली ये पैसा लोन में जाता था, बट इंस्टेड ऑफ लोन अब ये बिल्स पेबल्स के नाम से आ रहा है। ये बिल्स पेबल्स भी हमारे लिए लाइबिलिटी ही है। यहां मैं दिखाया था बिल्स पेबल्स ड्यू टू मदन 851,429। इनके कैपिटल हमको पता ही थे, इसकी है 1920 और इसकी है 12,80,000। अब एक काम रह गया है बैंक का टोटल। तो उसके लिए बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। बैंक अकाउंट हम ऑलरेडी बना दिया है। बैलेंस कैसे निकालना है, टोटल करके माइनस करना है। माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक बार टोटल देख लेते हैं। 3 4 80,000 समथिंग, ये अमाउंट बन रहा है हमारा 1161,429 1161,429 1161,429 बैलेंस सीडी। ये बैंक वर्किंग नोट 1161,429। अगर सब कुछ सही किया है तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ आकर मैच कर देगी। बैलेंस शीट टोटल है 47,31,429 47,31,429। तो ये रिटायरमेंट का फुल फ्लेश क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट मैंने कवर किया।